अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम सेकेंड बायोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस तरह आप लोग हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज आप लोग देखते आ रहे हो, तो आज की बाकायदा लेक्चर से हम सेकेंड बायोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जिस तरह आप लोगों को पता है कि सेकेंड बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका नाम चैप्टर नंबर 14 है, क्योंकि इसे चैप्टर फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं आप लोग। सो चैप्टर नंबर 14 है और इसका नाम है रेस्पिरेशन। So in today's lecture we are going to discuss about respiration कि what is respiration। So आज के lecture में हम respiration के basic points को discuss करेंगे कि respiration क्या है, साथ साथ उसके types, उसके रिएक्शन साथ साथ हम पढ़ेंगे respiration के types on the basis of two bases। एक हमारा बेस जो है ना एक्सटर्नल इंटरनल है, दूसरा हमारा एरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत पिछली क्लास से आप लोग पढ़ के आ रहे हो कि रेस्पिरेशन क्या होता है। सो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि इट्स सिंपल द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कि जो खुराक हम पौधों से हम किसी भी सूरत शक्ल से हम खा लेते हैं और फिर उस खुराक, उस ग्लूकोज, उस प्रोटीन, उस फैट से जो हम एनर्जी निकालते हैं, तो उस एनर्जी निकालने का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है। अब यहाँ पर जो डिफिनेशन मैंने लिखा है इसको आप लोग जरा देख लें। सो इसमें मैंने 2 पॉइंट मेंशन किए हैं, द सम ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस during which food is broken down to release energy। so इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो खुराक हम खा लेंगे उस खुराक को ब्रेक डाउन करने के लिए, उस खुराक से एनर्जी रिलीज करने के लिए हमारे पास 2 प्रोसेस इन्वॉल्व है और उन दोनों को कंबाइनली हम रेस्पिरेशन कहते हैं। दोबारा, जो खुराक हम खा लेते हैं उस खुराक से एनर्जी को रिलीज करने के लिए हमारे पास 2 प्रोसेस एक्शन में आते हैं और उन दोनों प्रोसेस का जो सम है वो रेस्पिरेशन है। वो 2 प्रोसेस क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है, एक केमिकल प्रोसेस है। फिजिकल आप लोग जानते होंगे, फिजिकल एक वो अमल होता है जिसमें हमारे पास यूजुअली फोर्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, फोर्स हम उसको बजाते फोर्स हम उसको तोड़ लेते हैं। दूसरा में है वो केमिकल प्रोसेस है जिसमें हम कोई एंजाइम, कोई केमिकल इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप लोग देखिए, जब भी हम खुराक खा लेते हैं तो उस खुराक से एनर्जी निकालने के लिए, मतलब जो खुराक हम खा लेते हैं उससे एनर्जी निकालने के लिए पहले हम वहाँ पर, वैसे अगर आप लोग डाइजेशन को सोच करें तो उस खुराक से एनर्जी निकालने के लिए पहले हम उसको चबा लेते हैं, मतलब फिजिकल प्रोसेस करते हैं, फिर उसके बाद उस पर एंजाइम इस्तेमाल करते हैं। सो इन द सेम वे रेस्पिरेशन में भी इस तरह बात है। वो बात किस तरह है कि रेस्पिरेशन के भी टाइप्स 2 है, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, एक सेलुलर रेस्पिरेशन है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो यहाँ पर मैंने फिजिकल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, सो ये फिजिकल प्रोसेस जो है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम ब्रीथिंग भी कहते हैं और हम कहेंगे कि द सम ऑफ फिजिकल। सो ये फिजिकल प्रोसेस जो है ये क्या है? ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है जिसको हम ब्रीथिंग का नाम कहते हैं। और फिर उसका हम मजीद पर 2 टाइप्स पढ़ते हैं, एक हमारे पास इनहेलेशन है, दूसरा एक्सहेलेशन। सो बात दोबारा से सुन लीजिए। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमारे पास मजीद 2 प्रोसेस इन्वॉल्व है, एक केमिकल प्रोसेस है, एक फिजिकल प्रोसेस है। वो फिजिकल प्रोसेस को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं जिसको हम ब्रीथिंग भी कहते हैं। अब ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग सिंपली हमारे पास जो सांस हम लेते हैं और जो बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं और इसी प्रोसेस को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं और इसी प्रोसेस को हम फिजिकल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। सो कितने नाम आ गई? आप लोग काउंट करिए। जो सांस हम बाहर निकालते हैं और जो हम अंदर ले आते हैं, उस कंबाइंड प्रोसेस को हम ब्रीथिंग का नाम देते हैं और उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं और उसको हम फिजिकल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अब चूंकि डेफिनेशन में आप लोगों ने पढ़ा कि जो सांस हम निकालते हैं और जो हम अंदर लेते हैं, सो 2 बात आ गई, एक निकालने का अमल, एक अंदर लेने का अमल। इसलिए ब्रीथिंग के भी 2 टाइप्स हैं, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन।
अब इनहेलेशन द प्रोसेस ड्यूरिंग विच gases or you can say air is taken inside the lungs. जब हम बाहर एटमॉस्फेयर से सांस अपनी लंग्स के अंदर ले जाते हैं सो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेलेशन। जिस प्रोसेस के जरिए हम एयर को बाहर निकाल लेते हैं उसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन। लेकिन बात याद रखिए, इसके लिए आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ O2 while the outtake of CO2, intake of O2 inhalation while outtake of CO2 exhalation। ये बात भी ठीक है, लेकिन आमतौर पर इनहेलेशन में हम इस तरह नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ एटमॉस्फेयर से हम ऑक्सीजन ले लिया और लंग्स के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन सिर्फ नहीं जाती बल्कि हमारे लंग्स के अंदर पूरी एटमॉस्फेयर का जितना भी एयर है, मतलब उसमें हमारे पास नाइट्रोजन है, साथ साथ CO2 फिर भी है, इस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस तरह मुख्तलिफ गैसेस है, उस तरह वाटर वेपर्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, सब हम इनहेलेशन में अपनी लंग्स के अंदर ले जाते हैं। लेकिन फिर आप लोगों ने पढ़ा है जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है हायर से लोअर कंसंट्रेशन तक, तो फिर जब लंग अल्वेओलाई के अंदर ये सब कुछ अंदर आ जाते हैं तो फिर ब्लड और अल्वेओलाई में कंसंट्रेशन का मुकाबला आता है। सो हमारे पास ब्लड में ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए पूरी की पूरी एयर से जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास ब्लड के अंदर आ जाते हैं, जबकि उस बाहर जो एटमॉस्फेयर एयर हमने इनहेल किया है उसमें हमारे पास CO2 जो है वो ब्लड के मुकाबले में वो कम होता है, इसलिए CO2 diffuse from the blood stream into the alveoli while O2 diffuse from the alveoli lumen into the blood vessel। सो इसलिए डिफ्यूजन का प्रोसेस इधर होता है, और जो डिफ्यूजन के प्रोसेस है स्पेशली उसको हम कहते हैं गैसेस एक्सचेंज एट दैट पॉइंट, जबकि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन सिर्फ और सिर्फ you can say the intake of air while the outtake of air is inhalation and exhalation respectively। so ये था हमारे पास एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको हम ब्रीथिंग भी कहते हैं, इसको हम फिजिकल रेस्पिरेशन भी कहते हैं, और इसके मजीद दो टाइप्स है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में इसमें कौन इन्वॉल्व है सो आप लोगों को मालूम होगा, इसमें हमारे पास हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में आएंगे ये सब कुछ, लेकिन उसमें आप लोगों को मैं ज़रा ज़हन निशानी करूँ कि इसमें हमारे पास हमारा नोज़, लैरिंक्स, ट्रेकिया, लंग्स और लंग के अंदर हमारे पास जो फाइनल पोजीशन है वो अल्वेओलाई है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों में इन्वॉल्व है। इसके बाद हम आते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि हमारे पास बाकी असल जो डेफिनेशन बाकी हमने लिखा है ना उसका असल मतलब ये प्रोसेस है, मतलब ये सेलुलर रेस्पिरेशन तो सिर्फ इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर आ गया, जबकि बाकी जो केमिकल प्रोसेस के बाद है और ड्यूरिंग व्हिच फूड इज ब्रोकन डाउन, ये सारा का सारा डेफिनेशन जो है ना यहाँ से यहाँ तक जो पूरा डेफिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इस लफ्ज में बंद है, बाकी सब डेफिनेशन का काम इधर मुकम्मल होता है। ये क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये इसके मुताबिक क्या है कि क्या है? केमिकल प्रोसेस है। सो याद रखिए जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था वो फिजिकल प्रोसेस था, मतलब उसमें हमारे पास लंग का इनहेल करना और एक्सहेल करना इन्वॉल्व था, मतलब लंग का एक फोर्स इन्वॉल्व होता, हमारा नोज का एक फोर्स इन्वॉल्व होता, जिसको हमने फिजिकल का वर्ड लिया। अब यहाँ पर वही बात नहीं है, यहाँ पर कोई फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। और केमिकल आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पर जो केमिकल हम इस्तेमाल करते हैं या हम इस्तेमाल नहीं नेचर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका नाम क्या है? उसका नाम है एंजाइम। सो इट इज अ केमिकल प्रोसेस, सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गया। क्यों केमिकल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें हमारे पास केमिकल्स यानी एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, और एंजाइम हमारे पास प्रोटीन्स है। अब इसमें क्या होता है? ड्यूरिंग विच इसमें फूड इज ब्रोकन डाउन, जो खुराक हम खा लेते हैं वो ब्रेक डाउन किया जाता है टू रिलीज एनर्जी, जिससे एनर्जी रिलीज किया जाता है। अब आप लोग हैरान होंगे यार खुराक की ब्रेक डाउन तो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, यहाँ पर किस तरह ब्रेक डाउन है? तो याद रखिए हमारे पास बिल्कुल आप ठीक है, खुराक का जो असल ब्रेक डाउन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम ही करता है, लेकिन परफॉर्म ये डाइजेस्टिव सिस्टम के जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट है उसमें क्या होता है?
उसमें हमारे पास जो जेजुनम यानी दूसरा पार्ट है, वहाँ पर हमारे पास जो डाइजेशन है वो कंप्लीट किया जाता है, और खुराक को अगर कार्बोहाइड्रेट आप लोगों ने खाए हैं तो उसको फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब जो फाइनल यूनिट है वो ग्लूकोज है। अगर आपने प्रोटीन खाया होगा तो फाइनल यूनिट क्या होगा, अमीनो एसिड होगा। इस तरह फैट्स खाए हैं तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड होगा। सो अब इस ग्लूकोज और अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, इसको मजीद भी तोड़ डालना है। क्यों? क्योंकि इससे हमारा एक मकसद है, और वही मकसद हमारे पास रिलीज एनर्जी। हमारा मकसद तो असल ये पास है ना, रिलीज एनर्जी। अब ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज करना है, तो ग्लूकोज की जो फार्मूला है ना, यहाँ पर आप लोग बोर्ड पर लिखते होंगे ना, C6H12O6, इसको मजीद हमने तोड़ डालना है। क्यों? रिलीज एनर्जी। सो बात क्लियर हो गया? क्यों? सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? केमिकल प्रोसेस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये होता है फूड इज ब्रोकन डाउन। अच्छा, खुराक तोड़ दिया जाता है। कौन सा खुराक? हमारे पास जो ग्लूकोज होता है इसका फॉर्मूला ये है, इसको तोड़ दिया जाता है, ठीक है। और याद रखिए हमारे पास जितने भी खुराक है ना, वो पानी हमारे पास जो ग्लूकोज है जिसको हम मेन एनर्जी सोर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखो ग्लूकोज को हम मेन एनर्जी सोर्स भी कहते हैं, क्योंकि इससे हम एनर्जी रिलीज करते हैं। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या हो गया? केमिकल प्रोसेस हो गया। इसका अंदर क्या होता है? फूड इज ब्रोकन डाउन। कौन सा खुराक? जो फाइनल सब यूनिट है, इस तरह ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। बाकी जो कार्बोहाइड्रेट है, फूड है, वो तो सब डाइजेशन ने क्रश कर डाला है, ठीक है। अब इसको ब्रेक डाउन का मकसद क्या है? एज टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी रिलीज करना इसका काम है। अब वो केमिकल प्रोसेस तो हो गया। अब इधर एक और लफ्ज नोट करें, इसके साथ लिखा था एक्सटर्नल, इसके साथ लिखा है सेलुलर। अब एक्सटर्नल का मतलब ये है कि ये हमारे पास सेल के अंदर नहीं बल्कि सेल से बाहर वाला काम है। ये हमारे पास कहीं नालियों में होता है। नाली मतलब जिस तरह आपका नोज है, आपका ट्रीक, आपका लरिंग्स, आपका लंग्स, आपका ब्रोंक्यूल्स, अल्वियोलाई, ये सभी नालियां है ना, ट्यूब्स है। तो ये सेल के अंदर नहीं होता बल्कि ये सिर्फ पाइप्स और नालियों में ही होता है। तो एक्सटर्नल फ्रॉम, नॉट फ्रॉम द बॉडी। अब यहाँ पर एक्सटर्नल का मतलब है, लेकिन ये बॉडी से एक्सटर्नल नहीं है, बॉडी के अंदर है, लेकिन सेल से एक्सटर्नल है, ठीक है। अब यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन, इसको हम एक और नाम दे देते हैं, इसका मुखालिफ लफ्ज है, और वो क्या है? इसको एक्सटर्नल कहना, इसको हम कहेंगे इंटरनल। अब इंटरनल का मतलब क्या है? अब मैंने बताया ना एक्सटर्नल है लेकिन सेल से एक्सटर्नल है। अब ये इंटरनल है तो सेल के इंटरनल होगा, ये सेल के अंदर होगा, इसी वजह से हम इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला मैंने लिखा है, फॉर्मूला किस तरह है? तो फॉर्मूला इसके जो डेफिनेशन उसके बिना पर है, क्या है? फूड इज ब्रोकन डाउन, तो इस ग्लूकोज को हमने तोड़ डालना होगा। सो रिएक्टेंट में आ गया, ये हमारे पास क्या है? हमारे पास रिएक्टेंट है, जबकि क्या है? ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर रिएक्टेंट में क्या क्या है? ग्लूकोज है और साथ साथ O2 है। अब खुराक ग्लूकोज हम तो खुराक से हासिल करते हैं, जबकि O2 ऑक्सीजन हम बाहर जो माहौल है, एटमॉस्फेयर, हम उससे लेते हैं। और याद रखो ये O2 चूंकि रेस्पिरेशन के जरिए हासिल किया गया है, तो यह कहाँ पर? ये इनहेलेशन के जरिए हमने हासिल किया है। इसलिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम रेस्पिरेशन का एक पार्ट करार देते हैं। क्यों? क्योंकि इसी के जरिए O2 हमने एटमॉस्फेयर से हासिल कर लिया ना, और जबकि ये खुराक जो है ये डाइजेस्टिव ट्रैक से हमने हासिल किया, तो क्या होगा? ये खुराक जो ग्लूकोज है ये डाइजेस्टिव स्ट्रीम से हमने हासिल किया है, जबकि ये O2 जो है ये हमने एटमॉस्फेयर से इनहेल कर लिया। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे और इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? वो CO2 बन जाएगा। अब इस CO2 को हमने बॉडी के अंदर नहीं रहने देना है, सो इसलिए ये CO2 एक्सहेलेशन के जरिए ये बाहर एटमॉस्फेयर में जाएगा। इसलिए एक्सहेलेशन इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। दूसरा, वाटर पैदा किया जाता है, और जो वाटर है हम उसको पर एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारी जो किडनी है, हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर है, उसके जरिए हम बॉडी से निकाल लेते हैं, इसका नुकसान बन जाता है। और असल मकसद इन सब होल प्रोसेस का असल मकसद जो था वो हमारे पास टारगेट था, वो क्या था? एनर्जी। और एनर्जी ATP हमने यहाँ पर हासिल कर लिया, जो कि हमारे पास इस पूरे निज़ाम का असल मकसद है। क्योंकि जितने भी हम नेचर में रहते हैं ना, तो हमारा असल मकसद क्या होता है?
एनर्जी गेन करना, और ये एनर्जी गेन करना हमने इधर सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर हासिल किया। इसलिए हमारे पास रेस्पिरेशन में जो मेन रेस्पिरेशन है वो सेलुलर है। डेफिनेशन में पूरा डेफिनेशन इसका है, केमिकल प्रोसेस ड्यूरिंग फूड इज ब्रोकन डाउन। तो पूरा प्रोसेस इसका है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ही एटीपी हासिल किया जाता है, बल्कि सेल रेस्पिरेशन के जरिए तो हम सिर्फ और सिर्फ O2 का इंटेक करते हैं, क्योंकि CO2 का आउटटेक करता है। सो द मेन प्रोसेस इन रेस्पिरेशन इज इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। ये बात क्लियर होगी, बस खत्म। इसके बाद हम सेलुलर रेस्पिरेशन जो है, अब यहाँ पर डेफिनेशन पर रिएक्शन पर गौर करें। रिएक्शन में हमने लिखा है ग्लूकोज का फार्मूला है, इसके साथ हमने O2 को रिएक्ट किया है और ये प्रोडक्ट हमारे पास बनी। अब इस रिएक्शन के बिना पर रिएक्टेंट के नंबर पर हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन मजीद 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। वो किस तरह? हमारे पास एक रेस्पिरेशन ऐसा है जिसमें ये O2 जो है ना, यस, इन्वॉल्व है। एक रेस्पिरेशन इस तरह है, इसमें O2 इन्वॉल्व है, जबकि दूसरा है जिसमें O2 नहीं है। ठीक है। And on the basis of presence of O2 during the cellular respiration के 2 टाइप्स है। कौन कौन से आए? नंबर फर्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कौन सा रेस्पिरेशन है? ये हमारे पास वही रेस्पिरेशन है जो कि अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें हमारे पास ऑक्सीजन है, सो यस यू कैन से ऑक्सीजन इसमें है। मतलब इसका जो फार्मूला होगा, इसका जो रिएक्शन होगा वो इसी तरह होगा। सो ये रिएक्शन जो मैंने लिखा है ना, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, सो यस ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व। अब इसके मजीद फिर जो स्टेप है, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन हमारे पास होता है, लेकिन ये तो ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। इस तरह हम से पढ़ेंगे, अरे ये रिएक्शन हो गया और एनर्जी रिलीज हो गया। इस रिएक्शन को करने के लिए हमारे पास 3 मजीद डिटेल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है ना, ये किसके हैं? ये एरोबिक रेस्पिरेशन के हैं। अब ये सादा इस तरह नहीं है कि बस ये रिएक्ट हो गया और एनर्जी गेन हो गया। अब इसको करने के लिए मजीद हमारे पास 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। नंबर फर्स्ट प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस स्टेप, क्रेब्स साइकिल दूसरा स्टेप है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन तीसरा स्टेप है। अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हो इन 3 को, तो ये हमारे चैनल पर इसके वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। सो आप लोगों को ग्लाइकोलिसिस की अलग वीडियो है, क्रेब्स साइकिल की अलग पैटर्न, और इसको आप अलग डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है। सो इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नंबर 2 पॉइंट, ये इन 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। नंबर 3 पॉइंट, गेन ऑफ नेट 36 एटीपी। अब यहाँ पर हमारा असल काम जो है ना, वो एटीपी गेन करना है। अब इस एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी जनरेट की जाती है और वो है 36 एटीपी। सो ये आप लोग एमसीक्यूज के याद रखें। ठीक है। इसके बाद स्लो प्रोसेस। अब याद रखिए, जो हम नेक्स्ट रेस्पिरेशन पढ़ेंगे उसके मुकाबले में ये स्लो प्रोसेस है। ठीक है। क्या है? स्लो तो नहीं है, ये भी तेज है, लेकिन इसके मुकाबले कंपैरेटिवली आप लोग इस तरह लेते हैं, कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस है। ठीक है। नंबर लास्ट पॉइंट, अकर इन ऑल हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब याद रखिए, जितनी भी हायर एनिमल्स हैं, हम इंसान है, गाय, बकरी है, सब एनिमल्स तकरीबन सब वर्टिब्रेट्स में, और इसी के अलावा जितने भी प्लांट्स हैं सब में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसके साथ उसका मुखालिफ बात है अकर एन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो इसके लिए जो पॉइंट है वो ये है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन नहीं है। सो यू कैन से अकर एन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नंबर दूसरा पॉइंट है ग्लाइकोलाइसिस। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा ना कि इसको करने के लिए 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ एक प्रोसेस इन्वॉल्व है और वो ग्लाइकोलाइसिस। क्रेब्स साइकिल भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन भी इधर नहीं है। सो इसका रिएक्शन किस तरह होगा? उसका रिएक्शन हम सिर्फ ये ग्लूकोज लेंगे, ठीक है, और O2 इधर नहीं होगा और इससे हमारे पास एटीपी जनरेट किया जाएगा। लेकिन इसमें हमारे पास क्या होगा? इसमें हमारे पास ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होगा। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग इसकी डिटेल वीडियो देखना चाहते हो, सो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, इसकी डिटेल वीडियोस चैनल पर अपलोड हो चुकी है। ठीक है। सो आप लोग वहीं से देख सकते हो। ठीक है।
अब यहाँ पर नेट गेन ऑफ 2 एटीपी एनर्जी। अब याद रखिए जो चूंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस इन्वॉल्व है और ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी का गेन है। सो इसलिए वी कैन से दैट एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी जनरेट किया जाता है। अब दूसरा पॉइंट है रैपिड प्रोसेस। अब ये जो है ना ये इसके मुकाबले में क्या है, रैपिड प्रोसेस है, ठीक है। मतलब चूंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस इन्वॉल्व है और इसमें हमारे पास 1 2 3 प्रोसेस इन्वॉल्व है, इसलिए ये रैपिड होगा, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। जबकि इसको 3 मजीद 2 और प्रोसेस भी करनी होगी, क्रब साइकिल से गुजरना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरना पड़ेगा, इसलिए ये क्या है, रैपिड है और ये जो है ना ये स्लो प्रोसेस है। अब देखो अगर किस में आकर नंबर 5 प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या है? सो प्रोकैरियोट हमारे पास वही ऑर्गेनिज्म है जिसमें हमारे पास स्टोलिप्लेस नहीं होता, जिस तरह हमारे पास थैंगना मोनेरा है, बैक्टीरिया है। तो चूंकि वहीं पर थ्रू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा इसे एक और पॉइंट भी नोट करें, वो क्या है, इन 3 प्रोसेस के साथ साथ ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ना, ये ग्लाइकोलाइसिस ये हमारे पास क्या होता है, ये ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर आता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस जो है ना ये साइटोप्लाज्म में कंप्लीट हो जाता है। जो क्रेब साइकिल है ये हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पर ये आता है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट चेन है ये भी इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में आता है, ठीक है। सो हमारे पास रेस्पिरेशन करने के लिए 2 पॉइंट्स हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए 2 पॉइंट है। नंबर 1 साइटोप्लाज्म, नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म में क्या आता है, साइटोप्लाज्म में हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस आता है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास जो क्रेब साइकिल है, क्रेब प्लस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है ईटीसी, ये दोनों आते हैं। अब देखो जिस सेल में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो वहां पर न क्रेब साइकिल होगा न इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब देखो प्रोकैरियोट्स को, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल माइटोकॉन्ड्रिया है ना, और ये वहां पर है नहीं, इसलिए वहां पर न क्रेब साइकिल आ सकता है न इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसलिए वहां पर जो रेस्पिरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस पर कंप्लीट किया जाता है। देयरफॉर वी से दैट हमारे पास जो प्रोकैरियोट है वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं। नंबर दूसरा पॉइंट है आरबीसीएस। आरबीसी हमारे पास जो रेड ब्लड सेल है इंसान की, वहां पर क्या होता है, वहां पर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। वहां पर क्यों? क्योंकि जो हमारे पास आरबीसी है उसका काम है ऑक्सीजन को ले जाना, इसका काम क्या है, O2 के ले जाना, O2 को ले जाना। अब अगर और आरबीसी में क्या है, इसका काम है O2 ले जाना। अब जब ड्यूरिंग जर्नी जब ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है ना, तो अगर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के जरिए अपना रेस्पिरेशन करवाता, तो फिर ये O2 के ट्रांसपोर्ट में ज़रा कमी भी करता ना, ये सही से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता। इसलिए नेचुरली अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाए हैं कि हमारे पास जो आरबीसी है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसलिए जितना भी ऑक्सीजन इस पर लोड किया जाता है वो सारा के सारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये पहुंच जाता है विदाउट वेस्टिंग एनी ऑक्सीजन, अपनी अपनी ज़रूरत में खर्च नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो क्रेब साइकिल ट्रांसपोर्ट चेन नहीं रहेगा और सिर्फ इसमें ग्लाइकोलाइसिस होगा और ग्लाइकोलाइसिस सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी और ये इसकी ज़रूरत कंप्लीट करता है, ठीक है। इसके बाद मसल सेल। अब मसल सेल इसमें क्यों, अब देखो याद रखो, जब भी यहाँ पर मैंने लफ्ज़ लिखा है रैपिड प्रोसेस का, इस रैपिड प्रोसेस का मतलब है कि जल्दी से होता है, मतलब ये जल्दी से हमें एनर्जी मुहैया करता है। अब देखो मसल सेल हमारे पास जो ये मसल सेल है ना, ये वाला, ये तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, इसमें तो क्रेब साइकिल सब आ सकते हैं, लेकिन क्यों एनारोबिक रेस्पिरेशन आता है, वो रैपिड प्रोसेस की वजह से, क्योंकि रैपिड प्रोसेस जल्दी हमें एनर्जी मुहैया करते हैं। अब ड्यूरिंग एक्सरसाइज जब हम काम करते हैं तो वहाँ पर हमें एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है, मतलब जल्दी जल्दी से हम एटीपी को कंज्यूम करते हैं और के भी डिमांड पड़ता है, तो वहाँ पर हमें एनर्जी जल्दी मुहैया करना पड़ेगा। अब अगर वहाँ पर आप लोग एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी जनरेट करना चाहते हो तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमने
फूड ग्लूकोज को भी जल्दी से पहुंचाना होगा इस सेल को। फॉर एग्जाम्पल ये वाला सेल है, यहाँ पर जल्दी से ये भी ट्रांसपोर्ट करना होगा, जल्दी से O2 भी ट्रांसपोर्ट करना होगा। अब इसमें जो और हमें ATP जो है वो भी जल्दी डिमांड होगा। अब सिस्टम तो इतना नहीं है कि यहाँ पर O2 भी जल्दी ट्रांसपोर्ट किया जाए, इतना सिस्टम तो है नहीं, क्योंकि तो ये एसिलेशन करते हैं, लेकिन ये तो इतनी तेज नहीं है कि जितनी हमारी जो जल्दी से जरूरत पूरी करें। इसलिए निज़म ने यह कायदा रखा है कि जब भी हम काम करते हैं और हमें एनर्जी की जरूरत जल्दी जल्दी से पड़ता है, तो उस दौरान हमारे पास क्या होगा, मसल सेल को स्विच किया जाता है फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन इनटू एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो इसलिए मसल सेल भी उस दौरान क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन के जरिए, तो एनर्जी भी बहुत कम है और इसलिए जब हम काम करते हैं तो हमें थकावट महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एनर्जी कम जनरेट किया जाता है। और इसके मुकाबले में ग्लाइकोलिसिस में, चूँकि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस है, अगर आप लोग मजीद देखना चाहते हो तो वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हो। क्योंकि इसी ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमारे पास जो एक फाइनल प्रोडक्ट है, जो जहरीला मादा है, वो लैक्टिक एसिड है। यहाँ पर क्या होता है, इस प्रोसेस के दौरान हमारे पास लैक्टिक एसिड जनरेट ये पैदा हो जाती है, और ये क्या है, जब ये हमारे पास ये मसल सेल में एक्यूमुलेट हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द और ये थकावट ये महसूस होता है। ठीक है, सो इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे पास मसल सेल में रैपिड एनर्जी प्रोडक्शन की वजह से आता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास रेस्पिरेशन। आई होप आप लोगों ने लेक्चर एंजॉय करा होगा। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर आप लोग चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। वस्सलाम।